आई गुड मॉर्निंग। चलिए कल से आगे बढ़ते हैं। कल आपके बताना ज़रा क्या क्या हो गया था। देखिए अभी हम बेसिक्स में चल रहे हैं। कैश और एक्यूरल दोनों बेसिस हुए थे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब आज आगे एक्यूरल बेसिस के कुछ एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं हम लोग। लिखिए टॉपिक नंबर 3। एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ outstanding expenses। एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट। कल हम बात कर रहे थे एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस की। तो ये बात तो मान के चलिए, यदि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्यूरल बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो नेचुरल सी बात है, कल एक्यूरल बेसिस का एक नटसेल में निचोड़ के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे एक बात हमने करी थी। जो एक्सपेंस करंट ईयर का है, चाहे पेमेंट हुआ या ना हुआ हो, वो रिकॉग्नाइज तो होना चाहिए, पीएनएल में भी चार्ज होना चाहिए। जो एक्सपेंस अर्लियर ईयर का है, चाहे पेमेंट इस साल हुआ है, जो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है, चाहे पेमेंट इस साल हुआ है, उसको कैश बुक में तो ले लोगे, लेकिन वो पीएनएल में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। आज हम 4 एडजस्टमेंट सीक्वेंशियली लेंगे। पहला आउटस्टैंडिंग, दूसरा प्रीपेड, तीसरा अक्रूड इनकम और चौथा अनअर्न्ड इनकम। ये थोरोली आपके पूरे कोर्स में हर चैप्टर में काम आते हैं। अभी चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों में कंटिन्यू काम आएंगे। आगे ब्रांच और डिपार्टमेंट, उसके बाद आपके पार्टनरशिप में, और इसके आगे जितने भी जो भी अकाउंटिंग जब तक पढ़ोगे और एक्यूरल बेसिस जब तक फॉलो करोगे, वाजिब बात है आपको इनके एडजस्टमेंट्स आने भी चाहिए। और इतनी ही नहीं है, अभी तो हम इन चारों को फिनिश करने के बाद ट्रायल बैलेंस में इनसाइड और आउटसाइड, फाइनल अकाउंट बनाते समय जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन, कभी ये चारों आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर, कभी अंदर। ऐसा क्यों, उसका रीज़न क्या है, और यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम यदि ये ट्रायल के बाहर गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है, यदि इनसाइड गिवन है तो इनसाइड क्यों गए, ये उसका मतलब क्या है, हमें किस बात का ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट बनाते समय इनका एडजस्टमेंट किस ढंग से करना है, ये सारी चीज़ें सीक्वेंशियली हमें पढ़नी है। क्योंकि आगे अगले 3 चैप्टर का जो बेस है वो ये चारों एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक पे भी आएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे उसके बारे में भी। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, फिक्स असेट की डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, और वो भी अलग अलग मेथड्स पे। फिक्स असेट को आप डब्ल्यूडीवी पे मेंटेन करें तो, ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करें तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे एफए में नहीं है, आपके सेकंड बुक में या एफएम में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन कंपनी अकाउंट्स। अभी पिछले बैच के बच्चों का 3 दिन पहले, सर वो कैश फ्लो आप करा दो, सर नहीं समझ में आ रहा। अब उनको बिल्कुल बेसिक से कैश फ्लो करवा रहा हूँ। फिक्स असेट की अकाउंटिंग में कल 1.25 घंटा लगा दिया कि फिक्स असेट के अकाउंट कैसे बनते हैं। आज उसके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। पूरे कैश फ्लो के 2 दिन में फॉर्मेट लिखवा के समझाए। जड़ पकड़ना जरूरी है। अब वो कह रहे हैं सर अब तो सब समझ में आ रहा है। रीजन है आपने ऊपरी तौर पे लिपापोती कर दी, वो बेस तो छूट गया नीचे से, तो रटने वाली बातें हो गई। फिर हमें रटने को तो कभी टच ही नहीं करना है कि रटने पे चले गए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। तो आज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें। केस सिस्टम कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात ही नहीं करता। वो तो कहता है इस साल जो एक्सपेंस आपने चुका दिया, पे कर दिया, बस वो इस साल का एक्सपेंस है, अब चाहे वो कोई भी ईयर का है। एक्यूरल बेसिस कहता है नहीं, करंट ईयर का एक्सपेंस पे नहीं किया तो भी वो इस साल का एक्सपेंस है, बुक्स में प्रोवाइड होना चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे जनरल एंट्री भी लिखेंगे, लेजर अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट,
ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कॉम्बिनेशन है आपस में। अभी हमने आउटस्टैंडिंग लिखा, अभी हम प्रीपेड लेंगे, दोनों को फिर एक साथ समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। एक एग्जांपल आपको लिखाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी सैलरी पे कर दी, इतनी सैलरी लास्ट ईयर की बकाया थी जो इस साल पे हुई, इतनी सैलरी अगले साल के एडवांस में पे कर दी, इतनी सैलरी इस साल की चुका ही नहीं पाए, या रेंट। क्योंकि एनपीओ के जब चैप्टर में उतरेंगे हम, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, अनर पूरे चैप्टर में चलेंगे। स्पेशली सब्सक्रिप्शन, एनपीओज अपने मेंबर से एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन, वार्षिक चंदा, और वो एनपीओ में सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग में चारों पॉइंट आते हैं। सब्सक्रिप्शन बकाया भी रह जाता है, आने से एडवांस में भी आ जाता है। ये टर्म्स जो हैं चारों, ये आपके बेसिक्स का पार्ट है। तो अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, एक्सपेंस का नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज क्या क्या होनी चाहिए वो एंट्रीज लिखिए जनरल एंट्रीज। सीधा एंट्रीज पे आ रहे हैं हम कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मीनिंग डेफिनेशन आपको नहीं लिखवा रहे हैं, सबको पता है। जनरल एंट्रीज नंबर 1, पहली, व्हेन एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी आप एक्सपेंसेस लिख लें, क्वेश्चन करेंगे जब सैलरी या रेंट कुछ भी ले लेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। व्हेन एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी एक्सपेंस आप करंट ईयर में जब पे करते हो, चुकाते हो, चाहे वो सैलरी है, चाहे रेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे कुछ भी है। इफ एनी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जब पे होता है, सिंपल सी थ्योरी है, एक्सपेंस को डेबिट करो और कैश या बैंक को क्रेडिट करो। एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कैश से पे किया तो कैश, बैंक से पे किया तो बैंक से, टू कैश एंड बैंक। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नरेशन लिख दो, बीइंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम एक्सपेंस का नाम यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में ले लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सैलरी या रेंट के नाम से लिखवा दूंगा। नरेशन लिख दे, बीइंग। नरेशन की शुरुआत दो तरीके से होती है, या तो BEING, बीइंग, और या फोर से स्टार्ट होती है, FOR। यूजुअली नरेशन लोग बीइंग करके लिखते हैं, कुछ लोग फोर करके भी लिखते हैं। तो नरेशन लिखें, बीइंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गई एंट्री ड्यूरिंग द ईयर पे करने की। अब साल के अंत में यदि आपका कोई एक्सपेंस बकाया रह गया, इस साल वो खर्च हो गया, आप पे करने के लिए लायबल हैं, बट आपने पे नहीं किया। आपके रेंट, मकान मालिक को आपने 11 महीने का किराया तो दे दिया। यदि आपका ईयर अप्रैल से मार्च है, फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से लेते हुए फेब तक, फरवरी तक का किराया दे दिया, मार्च का किराया आप मार्च में दे नहीं पाए, मकान मालिक से कह दिया सर मैं अगले महीने दे दूंगा, अप्रैल में 2, 4, 6, 8, 10 अप्रैल को दे दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। एक्यूरल बेसिस कहता है आप पे कब करोगे वो बात की बात, एक्सपेंस तो इसी साल का है, रेंट तो इसी साल बुक होगा। आपने 11 महीने का रेंट पे किया, वो तो P&L में जाएगा ही जाएगा, 12वें महीने का रेंट भी P&L में जाएगा, बकाया के नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से, उसमें ऐड होके चार्ज होगा और वो आपकी लायबिलिटी है। अब एंड ऑफ द ईयर यदि आपका कोई एक्सपेंस ड्यू रह गया, एक्सपेंस ड्यू हो गया बट नॉट पेड, दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग, तो ऐसे एक्सपेंस को हम एंड ऑफ द ईयर, एक्सपेंस को तो रिकॉग्नाइज करेंगे ही करेंगे, साथ में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट आपको देनी रह गई। और जब एंड ऑफ द ईयर कोई बकाया खर्च की एंट्री करते हैं, तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी का फिर आपको नाम ढूंढना होता है, तो हम उसके आगे लगा देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो नंबर टू, एट द एंड ऑफ ईयर, at the end of year, at the end of year, comma, if expense remained outstanding, if expense remained REMAINED, expense remained outstanding, एंड ऑफ द ईयर यदि आपका कोई खर्चा बकाया रह गया, आप पे नहीं कर पाए, ड्यू हो गया बट आप चुका नहीं पाए, तो उसकी आपको लायबिलिटी पकड़नी पड़ेगी, और उसको बोलते हैं लायबिलिटी रिकॉग्निशन। ये जो रिकॉग्निशन वर्ड है ये चारों के लिए यूज होता है। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, इनकम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनकम्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नंबर 9,
और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ही है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और वो आपके कोर्स में भी FMA है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ेंगे हम। और दुनिया जहाँ की रेवेन्यू बोले तो इनकम्स, तरह तरह की इनकम्स की उसमें बात करेंगे हम, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सी इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती, चाहे वो इंटरेस्ट की इनकम हो, चाहे रेंट की हो, चाहे रॉयल्टी हो या फीस हो, चाहे डिविडेंड हो, और चाहे आपके माल बेचने की सेल्स की रेवेन्यू हो, और चाहे आप किसी को सर्विस देते हैं तो कंसल्टेंसी चार्जेज, एडवाइजरी फीस, व्हाटएवर। AS9 में रेवेन्यू को 3 हिस्सों में बांटेंगे हम। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज यूज्ड बाय अदर्स। आपका साधन कोई और काम में ले रहा है, आपकी बिल्डिंग काम में कोई और ले रहा है, मालिक आप, किराएदार कोई और, आपका पैसा कोई और यूज कर रहा है, पैसा आपका ब्याज पे आपने किसी और को दे दिया। AS की भाषा कहती है योर रिसोर्स यूज बाय अदर्स, उसकी रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, फीस एंड व्हाटएवर चार्जेज। AS9 में जाएंगे तब की बात। अभी हाल फिलहाल हम एक्सपेंस और इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो असेट और लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज होती है। ये जो रिकॉग्नाइज वर्ड है उसका मतलब रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री करने को रिकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, बेटा ऑडियो ऑफ कर लो। चलिए, एंड ऑफ द ईयर यदि कोई एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, बकाया रह गया, तो एंट्री बनती है एक्सपेंस को डेबिट करो और उसकी लायबिलिटी को क्रेडिट करो, और लायबिलिटी का नाम दे दो, वो लायबिलिटी किस कारण से रह गई। लिखिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, expense account debit to outstanding expense account, to outstanding expense account, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरह से। ठीक है, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया खर्च का एडजस्टमेंट। और अब एक बात आपको सीखनी पड़ेगी जो हो सकता है आपके नॉलेज में हो भी शायद। एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनर्ड और प्रीपेड, इन चारों की जो एंट्री होती है इनकी लाइफ एक दिन होती है, केवल सिंगल डे। 31 मार्च को यदि आप ये एंट्री करोगे, अगले दिन 1 अप्रैल द एंट्री विल बी रिवर्स्ड। 31 दिसंबर यदि आपकी ईयर एंडिंग है तो अगले दिन 1 जनवरी को एंट्री रिवर्स। इस एंट्री की लाइफ सिंगल डे होती है केवल और केवल उस एक्सपेंस को बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट हम बनाते हैं उस पर लिखते हैं एज ऑन। याद है? छोटी छोटी बातें आपकी नॉलेज में जुड़नी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियोडिक समय के आधार पर बनाया जाता है। एक होता है पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक किसी निश्चित समय के लिए बनते हैं, और दूसरे होते हैं पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो किसी पर्टिकुलर डे की पोजीशन बताते हैं। पीरियोडिक के बहुत सारे एग्जांपल, हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द, ये जो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द हाफ ईयर एंडेड, फॉर द क्वार्टर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, इवन योर कॉस्ट शीट भी बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो फॉर द पीरियड, फॉर द हाफ ईयर, फॉर द क्वार्टर, फॉर द मंथ, फॉर द वीक। ये जो फॉर द पीरियड जितने भी चीजें बनते हैं, जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो कहलाते हैं पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक सर्टेन पीरियड के लिए बनते हैं, उसका दायरा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये पीरियोडिक कहलाते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एज ऑन द डेट बनाते हैं उनको बोलते हैं पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उस दिन की पोजीशन बताते हैं। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर एज ऑन या एज एट, कंपनीज एक्ट में एज एट आ गया है, बाकी हम लोग एज ऑन लिखते आ रहे हैं। एज ऑन इज ए ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर की गलती है उस।
क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम बनती है। समय के लिए एट यूज होता है, दिन के लिए ऑन यूज होता है। ग्रामेटिकल एरर कंपनीज एक्ट ने तो सुधार दी। आजकल दुनिया जामे कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट में एज एट लिखा जाता है। प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म में एज ऑन चल जाता है, एनपीओ में एज ऑन चल जाता है। कोई एज एट लिखे एज ऑन लिखे दोनों चलता है, क्योंकि उनके कोई फॉर्मेट के रूल्स नहीं है। एनीवे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो हमारे चैप्टर नंबर 5 में आएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इन तीन पे हम लिखते हैं एज ऑन, क्योंकि ये किसी एक दिन की स्थिति बताते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डे की पोजीशन बताते हैं, इसलिए ये एज ऑन होते हैं और इनको बोलते हैं पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में बकाया खर्च की लायबिलिटी दिखाना जरूरी है, वरना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। आप एक लायबिलिटी को इग्नोर कर रहे हो, अराइज होगी लेकिन आप चुका नहीं रहे हो तो क्या हुआ, बैलेंस शीट में दिखा दो बकाया सैलरी, बकाया रेंट, बकाया इंटरेस्ट शो करना जरूरी है, वरना आपकी बैलेंस शीट का उद्देश्य खत्म हो गया। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, अपनी असली फाइनेंशियल पोजीशन में संपत्तियां तो सारी दिखा रहे हो, लायबिलिटी इग्नोर कर रहे हो, गलत। आपको शो करना पड़ेगा। इसलिए एंड ऑफ द ईयर एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट में आएगा और ये एडजस्टमेंट एंट्री है, लेकिन इसकी लाइफ एक दिन की होती है। अगले ही साल के पहले दिन ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। उसका कारण भी आपको बताएंगे कि यदि आप इसको रिवर्स नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अभी तो नीचे लिख दें नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, at the beginning of next year, at the beginning of next year, comma, this entry will be reversed. This entry will be reversed. At the beginning of next year, this entry will be reversed. अगले साल के पहले दिन ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी और एंट्री लिख दें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, outstanding expense account debit to expense account, outstanding expense account debit to expense account। नरेशन लिख दें being outstanding expense brought forward, outstanding expense brought forward, BROUGST, brought forward, पीछे से लाया गया, and reversed, brought forward and reversed। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पीछे से लाया गया और रिवर्स कर दिया गया। इस रिवर्सल के पीछे रीजन है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब बताएंगे आपको। अभी अब नंबर 4, नंबर 4, एट द एंड ऑफ ईयर, at the end of year, comma, net expense charged to P&L, at the end of year, comma, net expense NET net शुद्ध net expense charged to P&L। साल के अंत में आपका एक्सपेंस का नेट अमाउंट, अब ये नेट क्यों है वो भी अभी नीचे फॉर्मूला लिखा देंगे आपको। नेट एक्सपेंस चार्ज टू P&L, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit to expense account, profit and loss account debit to expense account। हो गया। नरेशन लिख दें being net expense charged to P&L, being net expense charged to P&L, नेट एक्सपेंस को P&L में चार्ज किया गया। ठीक है। अब आप कहोगे साहब ये नेट एक्सपेंस का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, करंट ईयर में जो सैलरी आपने चुकाई, पे करी, एक तो वो अमाउंट, और एक एंड में जो सैलरी बकाया रह गई वो अमाउंट, और एक आप लास्ट ईयर से जो बकाया लाए थे उस साल इसका पेमेंट हुआ वो अमाउंट, तीनों का नेट अमाउंट। यदि कोई बंदा ये कहे मैंने इस साल 2 लाख की सैलरी चुकाई, पिछले साल मेरी 20,000 की सैलरी बकाया थी और इस साल मेरी 30,000 की सैलरी बकाया है, तो जो पिछले साल से 20,000 आप नहीं चुकाए थे, बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे ना कि पहले इस साल उसका पेमेंट भी तो हुआ होगा। इट मीन्स इस साल जो आपने 2 लाख चुकाए होंगे उसमें 20 तो पुराने होंगे ना, लेकिन उसका रिलेशन इस साल से
वो रिलेशन लास्ट ईयर से था, लास्ट ईयर उसको आप पीएनएल में चार्ज कर चुके, तो दो दो बार थोड़ी करोगे अब। इसलिए जो 2 लाख इस साल चुकाए उसमें लास्ट ईयर के 20,000 को तो पहले हटाओ और करंट ईयर के जो 30,000 है वो ऐड करो, इसको नेट अमाउंट कहते। तो नीचे लिख दो नेट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू net expense is equals to expense paid during the year। अब चाहे वो सैलरी है, चाहे रेंट है, चाहे कुछ भी है, अभी हम एक्सपेंस का नाम यूज नहीं कर रहे हैं, माइनस इसमें से लास्ट ईयर का हटा दो, माइनस एक्सपेंस ऑफ, बल्कि यूं कर दो माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस of last year paid in current year plus outstanding expense of current year। ये आपका नेट एक्सपेंस का फॉर्मूला है। इस साल जो हमने नेट एक्सपेंस का मीनिंग क्या है, जो एक्सपेंस हमने इस साल पे किया, जो सैलरी जो रेंट हमने इस साल चुकाया, माइनस इसमें पिछले साल का इस साल जो पेड है वो हटाया और प्लस करंट ईयर का जो अनपेड है वो जोड़ा, है ना, ये नेट अमाउंट कहलाता। और ये फॉर्मूला आपका और फैलेगा अभी तो, क्योंकि हम प्रीपेड और लेंगे तो प्रीपेड भी इसमें प्लस माइनस होंगे फिर, लेकिन अभी हम केवल आउटस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं। ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट। अब जहाँ तक बात है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बैलेंस शीट में कौन सी साइड में और किस हेड में दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड। किस टाइप की लायबिलिटी होती है? इट्स अ करंट लायबिलिटी। हम लोग अकाउंटेंसी में करंट लायबिलिटी, करंट असीट, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असीट, इसका एक बेंचमार्क, इसका एक मेजरमेंट लेके चलते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या पीरियड मान के चलते हैं? 12 महीने होता ही है ना। अब ये 12 महीने में थोड़ी सी एक चीज और जुड़ जाती है जब कंपनीज में आ जाते हो। कंपनीज एक्ट में लिखा है करंट असेट करंट लायबिलिटी वो होती है जो या तो 12 महीने और या आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आप पढ़ोगे जब वर्किंग कैपिटल का चैप्टर एफएम में पढ़ोगे। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है एक चक्कर की तरह। आपके पास रॉ मटेरियल है, उसको आपने WIP में बदला, वर्क इन प्रोसेस, उसको फिनिश गुड्स में बदला, उसको फिर आपने उधार या नगद बेचा और डेटर से पैसा आया, वापस माल खरीदा, फिर वापस बनाया, फिर बेचा। ये जो चक्कर चलता है साल भर, इसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहते हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यदि किसी का बिलो 12 मंथ है, कोई कहते हैं मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 10 महीना है, तो 10 महीने के ऊपर की जो लायबिलिटी है वो नॉन करंट, 10 महीने के अंदर की है वो करंट। कोई कहे मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 13 मंथ है, तो 13 मंथ से आगे नॉन करंट, 13 मंथ से नीचे करंट। कंपनीज एक्ट में ऐसा है, लेकिन हम प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म में ऑपरेटिंग साइकिल को बीच में नहीं लाते। हम 12 महीने का ही रूल बना के चलते हैं कि जो असेट या लायबिलिटी विद इन 12 मंथ सेटल हो जाती है वो करंट, और जो 12 महीने आगे जाती है वो नॉन करंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के हेड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये हुआ एडजस्टमेंट ऑफ करंट आपके आउटस्टैंडिंग। अब लो एडजस्टमेंट ऑफ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये था एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगला लिखिए नंबर 4। नंबर 4 एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 4। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे बट आपकी एक लिस्ट बन जाएगी पूरी। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। और अब बाई नेम तो आप सब जानते हो कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। ऐसा एक्सपेंस जो आपने पे पहले कर दिया जबकि वो ड्यू ही नहीं हुआ।
एनी एक्सपेंस विच इज नॉट इट ड्यू बट यू हैव पेड इन एडवांस। और उसके पीछे मजबूरी आती है कई बार, आप अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हो, सामने वाले की शर्त है। मकान मालिक ने कह दिया साहब किराए पे तो दे दूंगा, मेरे को 2 महीने का किराया एडवांस चाहिए, सॉरी वरना मैं नहीं दूंगा। कभी एम्प्लॉय ने कह दिया साहब घर पे बहुत आफत है, बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों की फीस देनी है, अनाज खरीदना है, कोई घर में शादी ब्याह फंक्शन है या और कोई डेथ वेथ हो गई, साहब 50,000 रुपये चाहिए, मालिक एडवांस चाहिए सैलरी, आप आगे चाहे मेरी सैलरी काट देना, मुझे एडवांस चाहिए, नहीं दे रहे हो फिर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ऐसे कई बार मजबूरियाँ आ जाती। और एक सरकारी मजबूरी एडवांस टैक्स, अभी 15 तारीख गई 2 दिन पहले एडवांस टैक्स की डेट, साल में 4 बार एडवांस टैक्स देना पड़ता है, आपके टैक्स में चल रहा होगा ना, 4 बार एडवांस टैक्स देना पड़ता है। मत दो, देखें वो सरकार आपके पीछे लग जाएगी, ब्याज और पेनल्टी चालू कर देगी, जबरदस्ती ब्याज दोगी गवर्नमेंट, 12% इंटरेस्ट लगेगा, बैंक वाले एफडी पे देते हैं खाली 3.5 4.5%, एक्स्ट्रा 8% सरकार को दोगे, उससे अच्छा तो जमा ही करा दो ना टाइम से, देना तो है आज नहीं तो कल, बचा के क्या कर लोग वो मजबूरी है। तो एडवांस या प्रीपेड हमेशा मजबूरी में दिया जाता है, बिजनेस का हिस्सा बन जाता है वो। तो अब यदि हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं उसको नाम देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे आज आपके मोबाइल के 2 तरह के सिस्टम्स है, प्रीपेड और पोस्टपेड। अब जो मोबाइल कंपनियां प्रीपेड कार्ड देती है उसके बाद पैसा तो आ गया, अब आप उस सिम को यूज़ करो या ना करो आपकी मर्जी। और पोस्टपेड में वो लोग बाद में बिल रेज करते हैं, लेकिन पहले सिक्योरिटी रख लेते इस टाइप से। तो अभी हम प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो अगेन जनरल एंट्री प्रीपेड की भी वही 4 होगी। पहले नंबर 1 जनरल एंट्रीज, और अभी इन दोनों का मिला के एक क्वेश्चन ले लेंगे हम प्रैक्टिकल। लिखिए जनरल एंट्रीज नंबर 1 व्हेन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पहली एंट्री तो वही होगी, साल में आपने जो खर्चा चुकाया पे किया। व्हेन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हेन एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो एंट्री कर दें वापस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, नरेशन वही लिख दें, बीइंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, बीइंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, being expense paid during the year। हो गया। नंबर 2 at the end of year, at the end of year, at the end of year, comma, if expense was paid for next year, at the end of year, comma, if expense was paid for next year। यदि साल के एंड में आपको पता लगा कि आपने अगले साल का खर्चा अभी चुका दिया, ऑलरेडी पे कर चुके, एंट्री करें। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंस होती है आपकी 80, है ना, और एक्सपेंस को करना है कम। अब आप अकाउंटेंसी में DRCR के रेगुलेशंस को दोनों तरीके से चलो, असेट्स हमेशा डेबिट होनी चाहिए, लायबिलिटी हमेशा। तो आपने अभी आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री करी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउट। अब इस एंट्री का इम्प्लीकेशन सोचो, इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ। खर्चा डेबिट हो गया तो एक्सपेंस बढ़ गया और पीछे लायबिलिटी छोड़ गया चुकाने की। लेकिन अब आप बात करो तो खर्चा तो आप ज़्यादा दे चुके, बल्कि एक्सपेंस होना चाहिए कम और कन्वर्ट हो जाना चाहिए असेट में, क्योंकि आपका पैसा किसी के पास आपकी अमानत पड़ी है, एडवांस पड़ा है। कल को आप यदि उससे आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, वापस ले लोगे, भैया मेरा एडवांस रेंट वापस दे, मुझे तेरी बिल्डिंग नहीं चाहिए, खाली कर दी चल। इट मीन्स एडवांस पे किया गया खर्चा आपकी असेट है, और जो एक्सपेंस आपने ज़्यादा दे दिया उसको करना है कम। एक्सपेंस को यदि रिड्यूस करना है तो उसको तो करो क्रेडिट और असेट को करो डेबिट। एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नरेशन लिख दें, बीइंग adjustment made for prepaid expense, being adjustment made for prepaid expense, और being क्या लिखा, being adjustment made for prepaid expense। अब ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है और इसका भी 1 दिन की लाइफ होती है। अगले दिन, अगले साल के पहले ही दिन
रिवर्स होनी है, कंफर्म है तो रिवर्स होनी है। और ये जिसने सिस्टम बनाया एडजस्टमेंट एंट्रीज का उसने बहुत अच्छे से बनाया। आपको अचंभा होगा कि रिवर्स करने का सिस्टम क्यों बनाया, वो हम जब प्रैक्टिकल लेंगे तब बात करेंगे। लिखिए नंबर 3, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, at the beginning of next year, comma, this entry will be reversed. At the beginning of next year, comma, this entry will be reversed. अगले साल के बिगिनिंग में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और अब एंट्री कर दें वापस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, expense account debit to prepaid expense account. Narration: being prepaid expense brought forward, being prepaid expense brought forward and reversed, being prepaid expense brought forward and reversed. prepaid expense को पीछे से लाके और रिवर्स किया गया। नंबर 4, at the end of year, comma, net expense charged to P&L, net expense charged to P&L, at the end of year, comma, net expense charged to P&L। साल के अंत में जो आपका एक्सपेंस का नेट अमाउंट होगा प्लस माइनस करके वो P&L में जाएगा। एंट्री वही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नरेशन: बीइंग नेट एक्सपेंस चार्ज टू P&L अकाउंट, बीइंग नेट एक्सपेंस चार्ज टू P&L अकाउंट। हो गया। अब ये नेट एक्सपेंस का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ये वाला लिखा था कि ये नेट एक्सपेंस होता है, लेकिन अब आप प्रीपेड की बात करोगे तो जो एक्सपेंस आपने करंट ईयर में पे किया होगा, इसमें कुछ एक्सपेंस तो नेक्स्ट ईयर का है ना, उसको तो करना चाहिए माइनस, और कुछ एक्सपेंस आपने लास्ट ईयर पे किया होगा कौन से ईयर के लिए, वो होना चाहिए प्लस। तो पिछले साल जो एडवांस था, लास्ट ईयर जो एडवांस दिया था वो तो इस साल का ही था ना, रिलेशन पे जाना है हमें। जो एक्सपेंस हमने लास्ट ईयर दिया था उसका रिलेशन करंट ईयर से है, और जो एक्सपेंस हमने अगले साल के लिए एडवांस दे दिया उसका रिलेशन अगले साल, वो अगले साल जाके ऐड होगा, लेकिन यहां से तो हटेगा ना। तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द प्लस प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर माइनस प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, यही होगा ना। चलो लिखो, नेट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू expense paid during the current year, expense paid in the during the year plus prepaid expense of last year minus prepaid expense for next year। prepaid expense for next year, ये नेट एक्सपेंस। अब यदि केवल आउटस्टैंडिंग है तो वो फॉर्मूला, केवल प्रीपेड है तो ये फॉर्मूला, और दोनों एक साथ हुए तो कंबाइन होगा। फिर आपके एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर में, चलो ये तो आपका प्रीपेड लास्ट ईयर का ऐड हो जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर का जो बकाया था वो लेस होगा क्योंकि उसको इस साल चुकाया होगा, और इस साल का जो बकाया रह गया वो इसमें ऐड होगा, लेकिन अगले साल का जो प्रीपेड दिया वो लेस होगा। जनरली बच्चे क्या होते हैं, एडलेस को याद कर लेते हैं, सर पता नहीं, लेकिन आउटर सीनिंग ओपनिंग वाला लेस होता है, क्लोजिंग वाला ऐड होता है, प्रीपेड ओपनिंग वाला ऐड होता है, करंट ईयर का प्रीपेड लेस होता है। ऐसे रटो मत, एक्यूरल बेसिस को समझो।
एक्यूरल बेसिस को इस बात से मतलब है कि जो एक्सपेंस करंट ईयर का वो रख लो, आगे पीछे के उड़ा दो। जो एक्सपेंस करंट ईयर का है उसको रखो, करंट ईयर पे फोकस करो। ईयर रिलेवेंस, अपने करंट ईयर से संबंधित खर्चा रखो, आगे पीछे के हटा दो। कोई एक्सपेंस इस साल का है, चाहे नहीं भी चुकाया तो उसको ऐड करो। कोई एक्सपेंस इस साल का नहीं है लेकिन पिछले साल का और आज चुकाया तो उसको हटाओ। कोई एक्सपेंस करंट ईयर का है लेकिन लास्ट ईयर चुकाया था तो इस साल ले लो। कोई एक्सपेंस अगले साल का है लेकिन इस साल चुका दिया, उसको हटा दो। करंट ईयर को रख लो, आगे पीछे के हटा दो। इसलिए एक्यूरल बेसिस ईयर रेलेवेंस पे चलता है। अब एक एग्जांपल लिखिए, बीच में प्रैक्टिकल लें तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। लिखिए एग्जांपल 1, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। एग्जांपल 1, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर अ बिजनेस, फॉर अ बिजनेस। ब्रैकेट में लिख देना ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, ब्रैकेट में लिख दो ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, 31 मार्च 22। अगेन कुछ जीके वाली बातें आपको ध्यान है तो हमारे देश में इस समय मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपनी ईयर एंडिंग कब रखते हैं? मार्च से रखते हैं। कारण फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना क्यों जरूरी? टैक्सेशन डिपार्टमेंट, हमारे देश का बजट फाइनेंशियल ईयर बेस पे बनता है। सरकार पिछली बार प्लान में थी, वो लागू नहीं हुआ, अब शायद नई गवर्नमेंट वापस आएगी, फाइनेंशियल ईयर को लोग कैलेंडर ईयर करने वाले हैं। आपके देश का बजट कैलेंडर ईयर बेसिस पे बनेगा। दुनिया में कैलेंडर ईयर सिस्टम है, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर। हमारे यहाँ अप्रैल से मार्च चलते हैं, बाकी लोग जनवरी से दिसंबर। बाहर की जितनी बड़ी कंट्री, कनाडा, यूएस और ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब ईयर एंडिंग मार्च की जगह दिसंबर करते हैं। हमारे देश में सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करके 88-89 में देश के लोगों को बांध दिया था कि हम अपनी इनकम टैक्स असेसमेंट मार्च के हिसाब से करेंगे, आपकी बुक्स मार्च क्लोजिंग होनी चाहिए। वरना 88-89 से पहले देश का हर व्यापारी अपने मन मुताबिक अपना ईयर चूज करता था। कुछ लोग जनवरी से दिसंबर, कुछ लोग दीपावली पे नई बुक्स लिखते थे। यदि ध्यान हो, लक्ष्मी पूजन में जब दीपावली में पूजा होती थी तो पुरानी किताबें हटा के नई किताबें रख के और उस पर स्वास्तिक बना के तिलक विलक लगा के चावल मूली करके और लक्ष्मी माता आना, दीपावली से बुक्स खोलते थे। कुछ लोग अन्य कोई फेस्टिवल जो डिपेंडिंग अपॉन कि कोई व्यक्ति यदि मुस्लिम है तो ईद पे नई किताबें, ऐसे करके देश में खुला खाता था ईयर एंडिंग का। गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक कर दिया अप्रैल मार्च। अब चाहे आप अपनी किताबें किसी भी पीरियड पे रखो, हमारे यहाँ तो अप्रैल मार्च की बुक्स लेके आओगे, हमारी आईटीआर तो उसके हिसाब से लगेगी और जीएसटी असेसमेंट भी अप्रैल मार्च के हिसाब से हो रहा है। ये मजबूरी है, लेकिन हमारे देश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना ईयर एंड दिसंबर में ही कर रही है और वो इनकम टैक्स यदि यहाँ कोई आईटीआर उनकी फाइल होती है तो मार्च के हिसाब से। तो अभी हमने ये, और अब हमारे यहाँ क्वेश्चन अलग अलग ईयर एंडिंग के आएंगे। जब हम किताबें पढ़ेंगे तो कोई में मार्च एंडिंग होगी, कोई में दिसंबर एंडिंग होगी, कोई में जून एंडिंग भी होगी। क्वेश्चन जो बोले एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के हिसाब से चलना पड़ता है। अकाउंटेंसी में कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होता। अकाउंटिंग में बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, एंड अकाउंटिंग ईयर कुड बी अ कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर कुड बी अ फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर इज जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च। हम यहाँ अकाउंटिंग ईयर कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अब लिखिए इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर लिख दो। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22। 2021-22 में जो सैलरी चुकाई गई, सामने लिख दें रुपीज, इसी के सामने लिख दें रुपीज 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। पॉइंट नंबर 2, prepaid salary on 1st April 21, prepaid salary on 1st April 21 equals to rupees 10,000, 10,000। 1 अप्रैल 2021 को या पिछले साल 31 मार्च 22 को प्रीपेड सैलरी थी 10,000। नंबर 3,
outstanding salary on 1st April 21, 1 अप्रैल 21 को बकाया सैलरी इक्वल्स टू ₹20,000. नेक्स्ट नंबर 4 prepaid salary on 31st March 22, prepaid salary on 31st March 22 equals to ₹15,000, 15,000. Last point number 5, outstanding salary on 31st March 22, 31 मार्च 2022 को बकाया सैलरी ₹30,000, 30,000, 30,000. फुल स्टॉप हो गया. अब नीचे लिखो यू आर रिक्वायर्ड टू डैश कर दें. अब 2-3 डायरेक्शन है आपको, पहले लिख दें यू आर रिक्वायर्ड टू डैश लगा दें. अब नीचे लिखे नंबर 1, कैलकुलेट नेट सैलरी to be charged to P&L account. Net salary to be charged to P&L account. Number 2, pass journal entries for accounting of salary. Pass journal entries for accounting of salary. दोबारा बोलना है, छूट गया. पहला पॉइंट क्या था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट सैलरी टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट. सेकंड पॉइंट, पास जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ सैलरी. पास जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ सैलरी अकाउंटिंग के एंट्रीज. एंड नंबर 3, prepare necessary ledger accounts. Prepare necessary ledger accounts related to salary. Prepare necessary ledger accounts related to salary. फुल स्टॉप. ठीक है. और एक चौथा और लिख लो, काम ही आएगा. डिस्क्लोज. नंबर 4, डिस्क्लोज का मतलब प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, पेश करना. डिस्क्लोज द रेलेवेंट आइटम्स. डिस्क्लोज द रेलेवेंट, RELEVANT, संबंधित. डिस्क्लोज द रेलेवेंट आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम फाइनल अकाउंट की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा बोलेंगे. फाइनल अकाउंट पुराना शब्द हो गया है, नई नई डिक्शनरी आती जा रही है अकाउंटिंग. जैसे आज आप किसी एक असेट पे, फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिक्स असेट का बचा कुछ अमाउंट को क्या बोलते हो आप? फिक्स असेट में से डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो अमाउंट बचती है उसको क्या बोलते हो? कुछ लोग बोलते हैं WDV, कुछ लोग बोलते हैं बुक वैल्यू. बोलते हो? दोनों चेंज हो गए आजकल. नए लोग बुक वैल्यू, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, WDV बुक वैल्यू धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है. उसकी जगह आ गया कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट. बिल्कुल, CARRYING, कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू. बुक वैल्यू को ही कहते हैं, WDV को ही कहते हैं. ये नई नई डिक्शनरी आती जा रही है जगह जगह. तो हम अकाउंटिंग में भी ये टर्म्स धीरे धीरे आदत में लाएंगे. फाइनल अकाउंट गए 11th 12th में. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. और इसीलिए आपके तीनों चैप्टर के नाम, चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, फाइनल अकाउंट नहीं लिखते हैं. बात वही है फाइनल अकाउंट. इवन आप कंपनी भी पढ़ोगे, कंपनी अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट, वहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चलिए अब 4 सॉल्यूशन करने हैं आप. पहली बात, P&L में कितनी सैलरी चार्ज होगी उसकी कैलकुलेशन बतानी है आपको. लिखिए सॉल्यूशन 1. Statement showing
कैलकुलेशन ऑफ statement showing calculation of net salary charged to P&L account. लगा दिया हेडिंग? चलिए particular amount. सुनाओ 4 में बन गया। अब सोचो तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? करंट ईयर में टोटल मिला के सैलरी कितनी चुकाई गई? लिखिए सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 2021-22 में जो सैलरी चुकाई गई 240। अब छोटी छोटी सोचने वाली बातें, रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है। समझो जरा, हम P&L में कोई भी एक्सपेंस या इनकम शो करते हैं तो एक्यूरल बेसिस पे ही होता है ना। सबको पता है कि इनकम एक्सपेंस अकाउंट और ट्रेडिंग P&L तो एक्यूरल बेसिस पे बनते हैं, कैश बेसिस पे बन ही नहीं सकते। कैश बेसिस पे यदि आपको बुक्स रखनी है तो आप ये ट्रेडिंग P&L इनकम एक्सपेंस तो भूल जाओ, रिसीट पेमेंट पे जाओ। तो हम एक्यूरल बेसिस पे हैं, तो सिंपल सी थ्योरी है, हमें इस 2,40,000 में से वो सैलरी हटानी है जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। अब आपको 3 नंबर पॉइंट या 2 नंबर पॉइंट पे क्या लिखवाया था? 1 अप्रैल 2021 को बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी का बैलेंस आपका रखा है, तो वो तो लास्ट ईयर का ही होगा ना। अब पिछले साल जो आपने सैलरी दी होगी और वो भी प्रीपेड, तो उसका रिलेशन तो इस साल में ऐड होना चाहिए ना। फिर वो चुकाने से मतलब नहीं है, रिलेशन से मतलब है। लास्ट ईयर चुकाई गई सैलरी इस साल से रिलेटेड है, इस साल उसको ऐड करना चाहिए। ऐड प्रीपेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर, और पिछले साल की प्रीपेड सैलरी इस साल की है, चाहे उसका पेमेंट पिछले साल हुआ होगा लेकिन रिलेशन इस साल से है। प्रीपेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर कितनी थी? 10,000। थर्ड पॉइंट क्या है? 1 अप्रैल 2021 के दिन, साल के पहले दिन आपकी सैलरी बकाया आ रही है, पीछे से है लास्ट ईयर की लेकिन चुकाई नहीं थी। अब वो जो लास्ट ईयर की सैलरी जो लास्ट ईयर नहीं चुकाई थी, बाय द वे बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं इसमें चुका दी होगी, ये मान के चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन चुप रहता तब तक, क्योंकि इतनी लंबी बकाया थोड़ी है कि अब 12 महीने और गुजर गए तो भी नहीं चुका रहे। माना जाता है कि पुराने ड्यूज पहले क्लियर होते हैं। अब पिछले साल की बकाया सैलरी इसमें शामिल है, पेड में, ये पेड हो गई थी लेकिन उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, रिलेशन लास्ट ईयर से था, और वो लास्ट ईयर की सैलरी में ऐड होकर P&L में गई होगी। 2 बार नहीं भेज सकते आप, तो इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, लेस
outstanding salary of last year. और यदि कोई पूरा रीजन लिखना चाहें तो लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, ये माना जाता है कि इस साल वो पेड हुई है। और ये वाला प्रीपेड सैलरी ऑफ लास्ट ईयर पेड फॉर द करंट ईयर, पिछले साल आपने प्रीपेड दी लास्ट ईयर लेकिन थी इस साल, लास्ट ईयर की बकाया सैलरी चुकाई इस साल है लेकिन वो माइनस होगी। कितने हैं? अब माइनस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रैकेट यूज कर लो या माइनस लगा दो, दोनों चलते हैं। और आजकल लोग ब्रैकेट सिस्टम पे आ चुके हैं, प्लस माइनस के साइन यूज नहीं करके ओपन छोड़ दो, वो प्लस ब्रैकेट में डाल दो माइनस, फिगर्स इन ब्रैकेट्स आर नेगेटिव। हाँ हाँ लिख, क्यों नहीं, हाँ दोनों चलेगा। और आप नहीं लिखो वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओ तो लेस तो लिखा हुआ ही नहीं, वो हम केवल सेफ्टी के लिए कि कहीं कैलकुलेटर पे जोड़ नहीं दें सारे, इसलिए। अदरवाइज आपने लेस लिख दिया तो वहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है फिर। ना 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 दोनों चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलो आगे, अगला पॉइंट क्या है? अब प्रीपेड सैलरी एंड ऑफ द ईयर मार्च 22 है, इस साल के अंत में कोई सैलरी आपकी प्रीपेड है तो बट नेचुरल वो तो नेक्स्ट ईयर की होगी ना, लेकिन पेमेंट तो इस साल हो गया होगा ना, उसको यहां से हटाना पड़ेगा। लेस प्रीपेड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर, और वो कितना है? हो गया। ये नेक्स्ट ईयर की सैलरी आपने इसी साल चुका दी लेकिन इस साल उसका रिलेशन नहीं है, और ये बाय द वे 240 में शामिल है। और अब आखिरी पॉइंट, एंड ऑफ द ईयर मार्च 22 को आपकी सैलरी बकाया कितनी रह गई? तो है तो इसी साल के ना, पेमेंट चाहे कभी भी करो, एक्सपेंस तो इस साल का ही है ना, तो ये होनी चाहिए एड, क्योंकि वो 240 में शामिल नहीं है। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, रुपीज 30,000। और अब यदि इन चारों को आप एडलेस करोगे 45,000। 45, और ये अमाउंट क्या आ गई आपकी? अब नेट सैलरी चार्ज टू P&L अकाउंट। ये सैलरी आपके P&L में चार्ज हो जाएगी। नेट सैलरी चार्ज टू P&L अकाउंट। ठीक है। अब ये तो आपने बनाई है सीट, ये तो आपने बनाया स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनरल एंट्री भी तो पास करो, और जनरल एंट्री करके लेजर अकाउंट भी तो बना के दिखाओ। ये सीक्वेंशियल सिस्टम है। अब जब हम आगे क्वेश्चन करते हैं ना बड़े चैप्टर के, तो हम तो इससे काम चला लेते हैं, नहीं तो हम जनरल एंट्रियाँ करते हैं ना लेजर बनाते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट और एनपीओ के क्वेश्चन करते हो तो P&L में नहीं देखते हो कभी इनर कॉलम में एडलेस करते रहते हैं, वहाँ इनके वर्किंग नोट्स बनेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन P&L में नहीं देनी चाहिए। जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे, यदि क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का सारा डेटा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, तो आपको सब्सक्रिप्शन का या तो सीट बनानी पड़ेगी और या सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप इनकम एक्सपेंस में इतनी जोड़ बाकी नहीं कर सकते।
फाइनल अकाउंट जितने शॉर्ट बनते हैं, जितने कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्मेट में बनते हैं, उतने अच्छे माने जाते हैं। फाइनल अकाउंट को आप यूँ किताब नहीं बना सकते कि जोड़ बाकी करते करते 4 पेज पे पहुंचा दिए, वो फाइनल अकाउंट नहीं होते हैं। आपको ध्यान हो तो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है ना, आप देख लो, एक पन्ने पे आ जाता है और इसके पीछे बनते हैं नोट्स पे बहुत सारे। शेयर कैपिटल पीछे जाके देखो, नोट नंबर 1, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, नोट्स टू अकाउंट्स, और वो 10, 15, 20 पेज में होते हैं। और बैलेंस शीट एक आधे पन्ने पे आ जाती है, P&L अकाउंट एक सिंगल पेज पे आ जाता है, पीछे नोट्स। ये सिस्टम बना दिया दुनिया ने कि आप मेन फ्रंट जो है बैलेंस शीट को रखो, उसकी जो कंटेंट है पूरी नोट्स में डाल दो, किसी को देखने दो, भैया पीछे जाके देख ले और वापस आ जा लौट के। ये सिस्टम होता है। फाइनल अकाउंट जितने शॉर्ट स्वीट बनते हैं उतने अच्छे माने जाते हैं। तो हम जब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे एनपीओ या प्रॉफिट मेकिंग, तो इनके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। और P&L में सीधा डेबिट साइड में टू सैलरी 245 ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर दिस। एग्जामिनर को लिंक दे दो, वर्किंग नोट जाके देखो जी, बना दिया मैंने। चलिए अब सॉल्यूशन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज। 4 सॉल्यूशन करने हैं हमें। सॉल्यूशन 2, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में जरा डेट का ध्यान रखना। आपका ये ईयर कौन सा लिया है हमने? 21-22। 21-22 की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल 21। अब छोटी छोटी बातें, पिछले साल की बकाया सैलरी कितनी थी? लास्ट ईयर की बकाया सैलरी 20,000। इसकी एंट्री लास्ट ईयर 31 मार्च की भी तो हुई होगी। अब 31 मार्च 2021 को इस 20,000 की क्या एंट्री हुई होगी? एक्सपेंस बोले तो अब नाम यूज करो। अब तो सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, एक दिन की लाइफ होती है इस एंट्री। अगले दिन 1 अप्रैल को एंट्री क्या हो जाएगी? अब तो आपको एंट्री ऐसे स्टार्ट करनी है। एंट्री नंबर 1, 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21, तारीख डाल दो 1 अप्रैल 21। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सामने 20,000, 20,000। नरेशन being outstanding salary brought forward and reversed, being outstanding salary brought forward and reversed। बस हो गया। अब देखना इन एंट्रीज का गेम, देखना अभी कैसे बनाने वाले ने अकाउंटेंसी बनाई है। आप कहोगे साहब ये जो सीट बनाई है ना, उसी को अकाउंट की शक्ल दे दी। ये टॉप से बॉटम है, एडलेस, वो लेफ्ट टू राइट है, आमने सामने। और फिर कहोगे ये का ये फिगर आ जाना, अभी देखना। चलिए अब सोचो तो, ये 10,000 क्या था? ये पिछले साल प्रीपेड सैलरी, कौन से ईयर के लिए? इस साल के लिए। लेकिन पिछले साल तो आपने सैलरी एडवांस में दी थी, तो वो तो असेट हो गई थी ना। अब पिछले साल मार्च 21 को क्या एंट्री हुई होगी? प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी। इससे पिछले साल आपकी असेट जनरेट हो गई और सैलरी कम हो गई थी। लेकिन ये सैलरी इस साल लाओगे तो इस साल की सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस साल की है, और असेट खत्म हो जानी चाहिए। अकाउंट्स में ध्यान रखो, असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर्स एंड लायबिलिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इनकम्स। असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। पिछले साल प्रीपेड सैलरी आपकी असेट होती होगी, आज वो खर्चा है, क्योंकि है तो इसी साल का। तो लास्ट ईयर एंट्री हुई होगी प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, लेकिन इस साल एंट्री होगी सैलरी टू प्रीपेड। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट। हो गया। अमाउंट 10,000। नरेशन बीइंग prepaid salary brought forward and reversed, prepaid salary brought forward and reversed। हो गई। ये 2 एंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को रिवर्स एंट्री कहलाती है।
और अब बात करो तो ये 240 क्या है, इस साल चुकाई गई सैलरी। कब चुकाई होगी, साल भर। सैलरी वेजेस तो मंथली बेसिस पे चुका देना। हम स्टूडेंट ठहरे, हमें साल का टोटल दिया जाता है, एक एक महीने की एंट्री कराओ, दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। फिर ये सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर है, ड्यूरिंग 21-22। तो डेट के कॉलम में हम कोई डेट नहीं लिखते हैं, ईयर का ब्लॉक लिख देते हैं। तो डेट के कॉलम में लिखें ड्यूरिंग 21-22, डेट का जो कॉलम है उसमें लिख दें ड्यूरिंग 21-22, ड्यूरिंग 21-22। अब सोचो तो साल भर में जब जब सैलरी चुकाई गई होगी, टोटल मिला के 240 इसकी एंट्री क्या हुई होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, बीइंग सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। हो गया। अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि ये जो 240 की तनख्वाह दी गई है, इसमें 15,000 अगले साल की है, और अगले साल की है तो उसको इस साल की सैलरी में से तो कम करना है ना। और यदि हमें कोई भी एक्सपेंस को रिड्यूस करना है तो, यदि कोई खर्चे को डाउन लाना है तो खर्चे को क्रेडिट करो, असेट को डेबिट करो। एडवांस में दी गई तनख्वाह आपकी संपत्ति है, अगले साल एडजस्ट होगी। तो अब 31 मार्च 22 को 15,000 की क्या एंट्री होनी चाहिए, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। 31 मार्च 22, 31 मार्च 22, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 15,000, 15,000। नरेशन लिख दो, being adjustment made for prepaid salary, adjustment made for prepaid salary of next year, prepaid salary of next year। हो गया। नरेशन को यहीं से टर्न कर दिया, तो आगे मत आए। चलिए आगे। अब एक बात बताओ, ये 30,000 क्या है, व्हाट इज दिस 30,000? इस साल की सैलरी है, क्या वो 240 में चुका दी गई थी? क्या ये 30,000 इस साल 240 में पेड हो गई थी? लेकिन खर्चा तो इसी साल का है ना, तो ये एक्सपेंस करंट ईयर में बुक तो होना चाहिए ना, और साथ में लायबिलिटी भी तो है। फिर आज नहीं तो कल चुकानी तो पड़ेगी ना। तो क्या एंट्री बनेगी? अब देखो 31 मार्च 22, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, 30,000। नरेशन बीइंग एंट्री हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नरेशन लिख दें, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर, एडजस्टमेंट मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। डन। अब जरा सोचो तो इस पूरी एंट्रीज के अंदर यदि हम कैलकुलेटर की बात करें तो आपने 240 की जो एंट्री करी थी उसमें सैलरी अकाउंट को डेबिट किया होगा, देखो यही होगा। साल के शुरू में ये जो 10,000 रुपये हैं, इसमें भी देखो आप 10,000 रुपये डेबिट किया होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है। आपके क्वेश्चन में देखो सैलरी अकाउंट 3 बार डेबिट हुआ है, देखो एक बार 240 से, एक बार 10,000 से, एक बार 30,000। तो ये बिना ब्रैकेट वाले हैं, सैलरी डेबिट ही तो है। तो यदि अकाउंटेंसी और मैथ्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में हम डीआर करते हैं कोई भी एक्सपेंस के लिए, मैथमेटिक्स इसको प्लस प्लस बोलती है। ये आपके प्लस के फिगर है तीनों, और अकाउंटेंसी किसी एक्सपेंस को सीआर बोलती है, मैथ्स उसको नेगेटिव बोलती है कि वो सीआर है मतलब नेगेटिव है। अब यदि ये डीआर सीआर को नेट ऑफ करें
तो आपका सैलरी डीआर हुआ 240, डीआर हुआ 10, 250 और 30, 2,80,000। उसमें से क्रेडिट हो गया 35, बचा रह गया। ये आपका सैलरी का नेट डीआर बैलेंस रह गया। इसको करना है खत्म, और इस डीआर को तो करना है सीआर, उसको भेजना है पीएनएल में। जैसे आप पीएनएल में भेजोगे आपका सैलरी अकाउंट बंद। लास्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 245, 2,45,000 नरेशन being net salary charged to P&L account. Narration being net salary charged to P&L account. डन। ये हुई जनरल एंट्री। 2 साल के शुरू में रिवर्ट्स, 1 करंट ईयर में पेमेंट की, 3 2 एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट 5 और 1 लास्ट में जाके पीएनएल में भेजने की 6 जनरल एंट्री। अब जरा सोचो, अगले साल ये वाली जो 2 एंट्री थी कौन कौन सी? 15 की प्रीपेड और 30 की आउटस्टैंडिंग। मार्च में पास करी थी ना, इनके 1 दिन की लाइफ होती है, 1 अप्रैल को दोनों फिर रिवर्स हो जाएगी। ये साइकिल चलता है सालों साल। एंड ऑफ द ईयर की एडजस्टमेंट एंट्री 1 दिन की लाइफ होती है, अगले दिन रिवर्स होती है। और वो रिवर्स करने का रीजन अभी लेजर अकाउंट में आमने सामने समझ में आ जाएगा। चलो अब सॉल्यूशन नंबर 3, आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने को बोला है, सैलरी की अकाउंटिंग के लेजर अकाउंट। अब आपके क्वेश्चन में सैलरी के कौन कौन से अकाउंट हो गए? एक तो आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड और एक सैलरी। 3 अकाउंट हो गए, तीनों बनाने एक साथ, तीनों का फॉर्मेट एक साथ उतारो, लिखो पहले लेजर अकाउंट्स। सॉल्यूशन नंबर 3, लेजर अकाउंट्स। पहला सैलरी अकाउंट, पहला सैलरी अकाउंट। और इस अकाउंट में आपकी जो एंट्री जाएगी आमने सामने डीआर सीआर मिला के, तो करीब 5-6 लाइन का मार्जिन छोड़, टोटल को मिलाते हुए 5-6 लाइन ले लेना, इतनी तो काम आ जाएगी। 5-6 लाइन्स। हाँ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तीनों। एक कॉलम डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का। जेएनपीयू तो होता है हैं जी, जर्नल फोलियो। देखो वो क्या होता है ना, रियल लाइफ में जब हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती है तो हम जेबी फोलियो और सीबी फोलियो, फोलियो किसको कहते हैं मालूम? व्हाट इज फोलियो? पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, पेज को फोलियो कहते हैं। जनरल फोलियो, लेजर फोलियो, कैशबुक फोलियो। यदि हम पेजेस में लेजर पोस्टिंग करते हैं तो पेज नंबर डालते हैं, उसके लिए फोलियो नंबर होता है। बट स्टूडेंट लाइफ में चूंकि आपको उस सिस्टम में पोस्टिंग नहीं करनी, क्योंकि पूरे साल की किताबें नहीं देखनी, इसलिए हम लोग सीबी फोलियो, जेबी फोलियो छोड़ देते हैं, जनरल फोलियो वगैरह नहीं लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इसमें करीब 5-6 लाइन का मार्जिन ले लेना। सेकेंड अकाउंट बनाओ, दूसरा वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, करीब 3-4 लाइन्स, 3-4 लाइन बहुत है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट,
आउट असेंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया। 3-4 लाइंस काफी है। तीसरा प्रीपेड सैलरी अकाउंट। नंबर 3 प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट हो गया। इसमें भी 3-4 लाइंस, ज्यादा नहीं चाहिए। अब सिस्टम से चलना चाहिए। लेजर अकाउंट जब भी बनाओ अपना एक सिस्टम सेट करो। पहली बात, जनरल नॉलेज, अकाउंटेंसी में कौन कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंसेस ब्रोड डाउन कैरिड डाउन, ब्रोड डाउन कैरिड डाउन, ऐसे कौन से अकाउंट होते हैं जिनके बैलेंस लाए ले जाए जाते हैं? नॉमिनल के ही तो बैलेंस नहीं होते हैं, रियल और पर्सनल के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट की लाइफ 1 ईयर होती है, वो एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग P&L में जाके खत्म हो जाता है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अभी आपका सैलरी अकाउंट था, वो नॉमिनल था, उसको हमने P&L में खत्म कर दिया ले जाके, 245 करके डंप कर दिया, बंद हो गया। लेकिन प्रीपेड अक्रूड अनअर्ड आउट असेंडिंग कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी बकाया है, सैलरी प्रीपेड है। रेंट बकाया है, रेंट प्रीपेड। इंटरेस्ट की इनकम एक्रूड है, आई नहीं। ये जो भी एंड ऑफ द ईयर 4 अकाउंट होते हैं। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ये बताइए। हाँ बिल्कुल आते हैं, फाउंडेशन में भी आए होंगे। बताओ आउट असेंडिंग कौन सा अकाउंट होता है? कई लोग इसको रियल कराते हैं, कई पर्सनल कराते हैं, कई कुछ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं कि किसको देना है, किससे लेना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। और अकाउंटिंग में पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस होते हैं, नॉमिनल के कभी बैलेंस नहीं होते हैं। नॉमिनल तो खत्म हो जाते हैं, 1 साल की लाइफ होती है। पर्सनल और रियल सालों साल चलते रहते हैं, आगे से आगे शिफ्ट होते हैं। तो अभी आपने 3 अकाउंट खोले हैं। पहला अकाउंट नॉमिनल, उसका बैलेंस नहीं होगा। बाकी 2 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो आउट असेंडिंग सैलरी, अब आउट असेंडिंग सैलरी इज पेबल और रिसीवेबल? पेबल। पेबल इज योर लायबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी के बैलेंस होता है हमेशा 1 अप्रैल 21 बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। एंड इट इज रुपीज, कितना था ये? बकाया सैलरी नहीं 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 नहीं, हाँ भाई 30,000 तो इस साल की है, लास्ट ईयर की 20 थी, तो 20 में 20 ये ओपनिंग बैलेंस। Similarly, prepaid salary, that is your asset. Opening balance should be debit. 1st April 21. To balance. Brought down. Rupees 10,000. अकाउंट की शुरुआत करो तो बैलेंस जिस चीज के होता है पहले वो लिखो। 1 तारीख को प्रीपेड सैलरी, 1 तारीख को आपकी बकाया सैलरी। और अब आप अपनी एंट्री नंबर 1 देखो क्या थी। 1 नंबर एंट्री क्या थी? आप आउट असेंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब इस टू सैलरी अकाउंट, यही क्या था ना? ये आउट असेंडिंग सैलरी पड़ी इधर, इसको यहां से शिफ्ट करना है, यहां से भेजना है। कौन से अकाउंट में? सैलरी, क्योंकि वहां ये पेड होगी और पेड होगी तो उसके आमने सामने आ जाएगी, अभी देखना। तो आपकी एंट्री नंबर 1 है आउट असेंडिंग सैलरी डेबिट टू सैलरी। तो आउट असेंडिंग सैलरी के डेबिट में 1 अप्रैल 21 टू सैलरी अकाउंट। और ये 20,000। अब यदि यहां से आपने इसको शिफ्ट करके सैलरी में भेज दिया तो सैलरी अकाउंट में क्या एंट्री आ जाएगी? अब 1 अप्रैल 21 बाई आउट असेंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000।
अब जिस बंदे ने भी एंट्रियां बनाई है ना, उसका दिमाग देखो। और साल के पहले ही दिन इस अकाउंट में लाके इसको क्रेडिट में बिठा दिया, जबकि ये तो खर्चे का अकाउंट है ना, एक्सपेंस में क्रेडिट में एंट्री पड़ी है। कारण है ये सैलरी जब भी आप चुकाओगे तो एंट्री क्या करोगे, सैलरी की, सैलरी टू। तो इधर डेबिट में टू कैश या बैंक जब भी लिखोगे ना, वो उसमें से अपने आप माइनस हो जाएगी, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। जैसे अभी आप 240 चुकाओगे ना यहाँ पे, वो 240 में से 20 कम हो जाएंगे अपने आप। ऐसे अकाउंटेंसी बनाई हुई है। मैथ्स को प्लस माइनस की जगह आमने सामने कर दिए। इधर चुकाई गई सैलरी, उधर पिछले साल की बकाया सैलरी घट जाएगी, और इस साल की बकाया सैलरी इधर जुड़ जाएगी। पिछले साल की प्रीपेड सैलरी इस साल यहाँ जुड़ जाएगी, और इस साल की प्रीपेड सैलरी अभी देखना घट जाएगी। जो आपने जोड़ बाकी करी है ना, वो इसमें आमने सामने नजर आएंगे। ये आपकी पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब पहले प्रीपेड अकाउंट पे आओ, और प्रीपेड अकाउंट में देखो डेबिट में पड़ी 10, इसको यहाँ से शिफ्ट करके सैलरी में भेजना है। 1 अप्रैल 21 बाई सैलरी अकाउंट, और ये 10,000, ये 10,000 एंट्री बन गई। सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। और अब फिर वही अकाउंटेंसी बनाने वाली की करामात, आपका ये सैलरी अकाउंट है, इसमें पिछले साल की सैलरी तो पड़ी है क्रेडिट में, और इस जो पिछले साल आपने प्रीपेड दी होगी वो कौन से ईयर की रही होगी, अब वो डेबिट में आ जाएगी। 1 अप्रैल 21 टू प्रीपेड सैलरी, $10,000 हो गया। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस उतारो, रियल पर्सनल नॉट नॉमिनल। दूसरा स्टेप रिवर्स एंट्री करो। अब अगला सैलरी चुकाई गई इस साल, 3 नंबर एंट्री देखो क्या थी, 3 नंबर एंट्री। अब यहाँ 2021-22 टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक अकाउंट 2 लाख। अब आप देखो यहाँ पे मजे की बात, इस 2,40,000 इस साल जो आपने चुकाए, उसमें लास्ट ईयर की बकाया भी तो चुकाई होगी ना, वो देखो उधर पड़ी सामने। और क्रॉस कनेक्शन करो तो नेट ऑफ होके माइनस हो जाएगी, और पिछले साल जो आपने प्रीपेड चुकाई होगी इस साल के लिए, वो इसमें ऐड होगी। इधर वाले प्लस हो जाएंगे, उधर वाले माइनस होंगे। अभी वो 2,45 आ जाएंगे, देख ले। अब आपकी चौथी एंट्री क्या थी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू। तो सैलरी अकाउंट में बाई प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 22, बाई प्रीपेड सैलरी, ये 15,000। आप सोचो तो इस 15,000 के सैलरी का रिलेशन कौन से ईयर से है, अगले साल। तो इस साल के तो नहीं है ना ये, लेकिन चुकाई तो है ना इसमें, वो हट गई देखो अपने आप। अकाउंट्स में आमने सामने का मतलब प्लस माइनस, इधर प्लस उधर माइनस, ये जुड़ने वाले वो घटने वाले। आप जो एडलेस किए तो एडलेस ही हो रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से हो रहा है। अब प्रीपेड सैलरी में एंट्री करो इसकी। प्रीपेड सैलरी में टू सैलरी अकाउंट 31 मार्च 22 टू सैलरी अकाउंट 15,000। और अब आप ये बताओ इस सैलरी का रिलेशन कौन से ईयर से, ये 15,000 का रिलेशन कौन से ईयर से, तो इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है यहां से, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। And now your this account is closed. ये 25
ये 25। अब इस अकाउंट के बारे में नेक्स्ट ईयर का सोच के देखो जरा, अगले साल को कल्पना करो। ये जो आज आपने मार्च 22 में बाई बैलेंस किया है, अगले साल यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन आएगा और फिर ये ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, बाई सैलरी अकाउंट, क्योंकि उसका रिलेशन तो नेक्स्ट ईयर से है ना, तो अगले साल के सैलरी में जाके डेबिट हो जाएगा। ऐसे बनी एंट्री और कुछ नहीं। वही जो एडलेस को धक्का मारना, आगे ले जाना, पीछे ले जाना, ये सब अकाउंटेंसी। चलो अब एक बात देखो, सेकेंड लास्ट एंट्री क्या है आपकी, सेकेंड लास्ट एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और वो इस साल की बकाया सैलरी की एंट्री 31 मार्च 22 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। रुपीज 30,000, 30,000। सोचो तो ये 30,000 की सैलरी है कौन से साल की, इसी साल की है ना, लेकिन हमने 240 में तो नहीं चुकाई थी ना, अब वो प्लस हो गई, ये ऐड हो गई इसमें, और अब ये लायबिलिटी बन के आउटस्टैंडिंग में गई, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में एंट्री क्या आ जाएगी अब, 22 सैलरी अकाउंट 31 मार्च 22। $30,000। और अब सोचो तो ये सैलरी कब चुकाई जाएगी, इस सैलरी का पेमेंट कब होगा, अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर ले जाने के लिए मार्च 22 को लायबिलिटी ट्रांसफर टू बैलेंस कैरिड डाउन। हो गया। अब इस अकाउंट को भी आप अगले साल का इमेजिन करना स्टार्ट करो कि ये जो आज आपने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा मार्च, अगले साल यहाँ क्या आ जाएगा, और फिर ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पेमेंट होगा इसका, दोनों खत्म। अब आपका अकाउंट कौन सा बचा, सैलरी। अब इस सैलरी अकाउंट को देखो जरा, आपने पहली सीट बनाई थी, सीट पहला सॉल्यूशन देखो, उसमें आप देखो 240 में प्लस क्या क्या हुए थे, ये पड़े एक ही साइड में तीनों, माइनस कौन कौन से हुए थे, वो सामने रखे, ये अकाउंटेंसी है, वो मैथ्स है। उसी सीट को हमने अकाउंट की शक्ल दे दी, और अब इस अकाउंट का डीआर का टोटल लगाओ, 2 लाख, और 280 में से घटाओ सामने, 280 में से माइनस करो, और ये 245 इस साल की क्या रह गई, नेट सैलरी, और ये कहाँ चली जाएगी, तो इसकी एंट्री भी देख लो आप, एंट्री क्या बनी थी, भाई P&L अकाउंट, तो जनरल एंट्री क्या बनी है, P&L डेबिट टू सैलरी, ये आपके P&L में गई, बैलेंसिंग फिगर। अब जो काम हमने स्टेटमेंट से किया इसमें अकाउंट से हो गया, ये अकाउंट है, ये मैथ्स है, ये लो, ठीक है। ये कुल मिला के आपके लेजर अकाउंट, सॉल्यूशन नंबर 3। अब चौथा सॉल्यूशन क्या करना है, आपको रेलेवेंट आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना है। तो ये जो आपने लिखा है बाई P&L टू सैलरी, तो P&L में टू सैलरी नहीं आएगा, अब वहाँ एडलेस नहीं करना है, कुछ हो गया जो होना यहाँ हो चुका सर, बिल्कुल एक एंट्री जाएगी केवल। और अब जहाँ तक बात है, ये आपके टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 कहाँ के हैं, ये लायबिलिटी में आएंगे। और लायबिलिटी की खास बात, लायबिलिटी का अकाउंट खुलता बाई बैलेंस से है, बंद होता है टू बैलेंस। यदि हमने कोई अकाउंट टू बैलेंस से बंद किया है, तो ये बैलेंस कौन सा कहलाता है, CR बैलेंस या DR बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो बैलेंस कहलाता है। अभी आपका टोटल वो ज़्यादा था, यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर बचा है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो बैलेंस कहलाता है। क्लोजिंग बैलेंस में हम चक्कर खा जाते हैं, सर ये टू बैलेंस लिखा तो सर ये DR1 भाई ये क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा। ओपन होता है जब आप सही होते हो,
कि जिधर ओपन होता है बैलेंस वही कहलाता है। असेट का अकाउंट टू बैलेंस से खुलता है, बाई बैलेंस से बंद होता है। अब बाई बैलेंस से बंद इसलिए हुआ है कि इधर का टोटल ज्यादा था, उधर बैलेंसिंग फिगर। तो असेट्स अकाउंट आर क्लोज बाई बैलेंस, लायबिलिटीज आर क्लोज बाई टू बैलेंस एंड दे आर ओपन, असेट ओपन टू बैलेंस, लायबिलिटी ओपन बाई बैलेंस। अब जैसे अगली बार ये वापस ओपन होगा, ये वाला अकाउंट नेक्स्ट ईयर ओपन कैसे होगा? टू बैलेंस। ये थोड़ा ध्यान रखो। अब आपको इसको कहाँ दिखाना है? 15,000 असेट साइड। तो आप ये P&L बैलेंस शीट का छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना के लाना, ठीक है। अब कल की संडे की और परसों में 2 दिन बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं मंडे, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। 2 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वरना मैं क्लास ले लेता, मेरे को बाहर जाना है कोई काम से।